गुड मॉर्निंग। इतने दिन से पढ़े जा रहे हैं, कुछ पता तो चले ना कितना आपको आता है। तो आज छोटा सा टेस्ट है, पॉलिटी का छोटा सा टेस्ट है। 10 क्वेश्चन है और आपको 9 से 10 के बीच में सही करना है। जिस हिसाब से आपको पॉलिटी बताई गई है उस हिसाब से 10 को सही कर जाओगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कोशिश करो कि आप 10 सही करो, लेकिन अगर 10 नहीं सही हो रहे फिर भी 8 से 9 के बीच में सही होना ही चाहिए। इससे कम सही नहीं होना चाहिए। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। और आपका कितना नंबर आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं। ध्यान से हल करिएगा, सोच समझ के हल करिएगा, सब सही हो जाएंगे। आपको जितना बताया गया है बस उसी को दिमाग पे कंसंट्रेट करके हल करेंगे ना, गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखें। भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। क्वेश्चन है कि भारत में कितनी बार मतलब कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए, उनके खिलाफ कोई नहीं था जब वो चुनाव लड़ रहे थे। तो ऑप्शन है 1 राष्ट्रपति, 2 राष्ट्रपति, 3, 4 राष्ट्रपति, 3 राष्ट्रपति। याद होगा, कुछ पढ़े होंगे, बताए हम आपको। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, 2 राष्ट्रपति। दिमाग मारा होगा 2 राष्ट्रपति कौन कौन थे। आपको याद होगा कि जब जवाहरलाल नेहरू 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल बनाए थे, तो 1946 में हमारे यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे बेबल। बेबल के बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। याद होगा आपको। जब सी राजगोपालाचारी अपना पद छोड़ते हैं 1950 में ना, तो 1950 से 52 के बीच में 1950 से 52 के बीच में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, निर्विरोध चुने जाते हैं। हालांकि 52 में चुनाव होता है तो उसके बाद फिर से वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं 1950 से 52 के बीच में। इसके अलावा अगर आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। उनका समय था 1977 से 82, 5 साल। 1977 इंदिरा गांधी का समय था और 82 तक, ठीक है, इंदिरा गांधी का ही समय था। तो नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे। तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि भारत के प्रथम जो 2 राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, तो एक राजेंद्र प्रसाद थे, एक नीलम संजीव रेड्डी थे। इनका समय था 1950 से 52, उनका समय था 77 से 82, याद रहेगा। और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और ऐसे राष्ट्रपति थे कि जो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके थे। बाकी उसके बाद सब एक एक बार ही आते हैं। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद के बाद राधा कृष्णन राष्ट्रपति बनते हैं, उनके बाद जाकिर हुसैन बनते हैं, फिर वीवी गिरी बनते हैं। पढ़े होंगे यहाँ पे सब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, और बहाना मत बताइएगा कि नहीं आया और नहीं पढ़ा गया है। सब पढ़ाया गया है, सबको बताया गया है। मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया था। मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया था। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, वीपी सिंह। याद है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। ठीक है, चलिए बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, मोरारजी देसाई के समय में मंडल कमीशन का गठन किया गया था। आपको याद होगा 1979 में, 79 के बाद 80 आता है, 1979 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि कुछ जातियों को आप आरक्षण दे दो। और मंडल कमीशन ने ही सिफारिश की थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण दे दो। ठीक है, तो ये समय था मोरारजी देसाई का समय। 1977 में इन्होंने गठन किया था, 1977 के लास्ट में मंडल कमीशन का। वीपी मंडल, याद होगा आपको, वीपी मंडल कमीशन का गठन हुआ था और इन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण की बात की थी। तब जाके 1989 में वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिया था। तो उस कमीशन जो गठित हुआ था मोरारजी देसाई के समय गठित हुआ था, लेकिन आरक्षण जिसने दिया था वो थे वीपी सिंह। कब? 1989-90 में प्रधानमंत्री थे उस टाइम देश के, तब जाके आरक्षण दिया था। लेकिन उसके पहले आरक्षण देने के लिए बात किस समिति ने कहा था, तो वो थी मंडल समिति। और उस मंडल समिति का गठन किसने किया था? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को समझते हो ना आप? इंदिरा गांधी कट्टर प्रतिद्वंदी कह सकते हो आप, उनके खिलाफ हर बात को लेकर चलने वाले मोरारजी देसाई। प्रथम जनता पार्टी के, गैर कांग्रेसी पार्टी थी जनता पार्टी, पहली बार कोई सरकार बनी थी 1977-78 में, तो उसके नेता थे मोरारजी देसाई। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सभी सार्वजनिक जगहें सभी नागरिकों के लिए हैं? 15(2), 16(2), 17, 18। कोशिश करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। सोच लिए होंगे, वैसे भी आपका सही ही हो रहा होगा, जितना पढ़े हो ना आप उतने से तो आंसर सही ही आएगा। चलिए ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ये सही है,
15(2) देखिए, अनुच्छेद 15 में बोला गया है कि राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा और सार्वजनिक स्थलों, यहाँ पर लिखा है सार्वजनिक स्थल जैसे सड़क, तालाब, कुआं, विद्यालय आदि के प्रयोग से किसी को वंचित नहीं करेगा। यही बोला गया अनुच्छेद 15 में। तो यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन ना, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है सभी सार्वजनिक जगहों पर सभी सार्वजनिक जगह सभी नागरिकों के लिए है? तो अनुच्छेद 15 में ही तो बोला गया है ना। ऑप्शन ए सही होगा। ये क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस पर है, अगर आप कभी भी सुने होंगे तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। नेसेट किस देश की संसद का नाम है? इसको पढ़ा जाता है, वन लाइनर में लोग पढ़ते रहते हैं, किस देश की संसद को किस नाम जानते हैं। तो किस देश की संसद को नेसेट कहा जाता है? इजराइल, लेबनान, ट्यूनीशिया, मिस्र। सोचिए, चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। इजराइल की संसद को ना नेसेट बोलते हैं, इसको रट डालिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें समझना कुछ नहीं होता है, उनका नाम होता है, आपको याद करना होता है। जैसे अपने यहाँ पर संसद बोलते हैं, वैसे इजराइल में क्या बोलते हैं? नेसेट बोलते हैं। याद कर डालिएगा इसको, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। एक क्वेश्चन छूटा है, आपको 10 क्वेश्चन करवाना है मुझे। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? ये सब क्वेश्चन बहुत बताया गया है, गलत नहीं होना चाहिए। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? 47 में, 49 में, 51 में, 55 में। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 1951 में पहली बार आम चुनाव का जो प्रस्ताव था वो 1951 में शुरू हुआ। दरअसल संविधान 50 में लागू हो गया था 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। तो ये हुआ सब जो भी संवैधानिक पद हैं सबका चुनाव करवा लिया जाए। तो चुनाव इतना आसान नहीं था। जनसंख्या उस समय भारत की जो थी, जनता जो थी वो साक्षर नहीं थी। 17%, 18% लोग पढ़े लिखे थे। कैसे चुनाव कराया जाए? पढ़ी लिखी जनता है नहीं, नाम पढ़ के चुनाव कर नहीं सकती, किसी को चुन सकती नहीं। कैसे कराया जाए कि आसानी से जनता वोट कर सके? और आज की तरह तो मशीन से होता, बैलेट पेपर पर होता था, पेपर पे लिखा रहेगा, पढ़ना पड़ेगा किसको आप जिताना चाहते हो। और जनता पढ़ी लिखी नहीं थी, तो कैसे बिना पढ़े लिखे किसी को जिता देती जनता? यही समस्या थी। सुकुमार सेन भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, आप सुने होंगे। बहुत दिमाग लगाया कैसे करवाया जाए, कैसे करवाया जाए। तो चित्र की वरीयता दी गई कि बड़े बड़े चित्र बनाए गए, छोटे छोटे नाम लिखे गए कि जो लोग नाम ना पढ़ सकें वो चित्र देखकर ही वोट कर दें, ठीक है। सुकुमार सेन ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और पहली बार चुनाव था, इतनी जल्दी हो नहीं सकता था। 51 से शुरू हुआ, 52 में ख़त्म हुआ चुनाव, तब जाकर 52 में पहली बार सरकार का गठन होता है। लगभग 7 महीना, 8 महीना, 6-7 महीना के आसपास चुनाव चला था। अभी क्या है, अभी तो 2-3 हफ्ते में चुनाव हो जाता है और रिजल्ट भी आ जाता है। 7-7 महीना चुनाव करवाना, फिर सभी पेपर को सुरक्षित रखना, फिर उनकी काउंटिंग करवाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उस टाइम की जिम्मेदारी सुकुमार सेन ने कैसे उठाई होगी आप सोचो, जब आप आज इतना डेवलप होने के बाद भी धांधली हो जाती है तो, ठीक है। ऑप्शन सी सही है, 1951 में कराए गए थे, 52 में रिजल्ट आए थे। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, सरल है, कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में लोक हितकारी राज्य की अवधारणा है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, निर्देशक सिद्धांत में, चौथी अनुसूची में। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, निर्देशक तत्व में। निर्देशक तत्व में ही तो बोला गया ना कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, और वो भी निर्देश है कि राज्य अगर चाहे तो राज्य को कल्याणकारी बना सकता है, लेकिन उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हम, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहाँ है? निर्देशक तत्व में। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किया जाता है, मतलब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है? राष्ट्रपति को ऑप्शन ए है कि राष्ट्रपति को लगता है कि अध्यादेश जारी किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है जब उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ऑप्शन सी है जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श देता है। और ऑप्शन डी है जब संसद का कोई सदन प्रस्ताव पारित करता है। सोचिए कौन सा आंसर सही होगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता या फिर एक सदन का सत्र चल रहा होता है, दूसरे का नहीं चल रहा होता है और देश हित में कानून बनाना जरूरी है, तो ऐसे में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है कि आप अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके कानून लागू कर दीजिए और जब कभी सत्र चलेगा तो हम लोग उसे संसद से पास करा लेंगे। दरअसल अपने देश में नियम क्या है, जैसे ये संसद है, संसद में लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति साहब होते हैं। संसद के 3 अंग हैं, पढ़े होगे आप। कोई कानून बनाने की प्रक्रिया ये है कि लोकसभा में पास करवाइए, राज्यसभा में पास करवाइए, राष्ट्रपति साइन कर दे, कानून बन जाएगा।
लेकिन इसके लिए लोकसभा राज्यसभा की बैठक होने जरूरी है ना। मान लो जैसे कोरोना चल रहा था, कोरोना में तो बैठक नहीं हो रही होगी, सब घर पे थे, और ऐसे में अगर मान लो कोई कानून की ज़रूरत पड़ जाएगी तो क्या करेंगे। ऐसे में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी अनुच्छेद 123 का प्रयोग करिए, और आप करिए और क्या करिए कि कानून लागू कर दीजिए। जब कभी भी बैठक होगी तो हम कानून पास करा लेंगे, ठीक है। तो कब जारी करते हैं, जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है, परामर्श देती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हलवा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? 3 में, 3A में, 4A में, 4 में। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य मतलब हमारे कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? जब शुरू में जोड़ा गया था तब 10 थी, वर्तमान में 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य शुरू में संविधान में नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर रोज से हमने उधार लेकर मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा था। ये नागरिकों के कर्तव्य हैं, जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, संविधान का सम्मान, राष्ट्रगान का सम्मान, झंडे का सम्मान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए। ऐसे आप पढ़े होगे, ठीक है। तो क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? टोटल 11 हैं, लेकिन जब बना था तो कितने थे? 10 थे। कहाँ से लिया है? रूस से। किस समिति ने सिफारिश किया था? सरदार स्वर्ण सिंह। कब जोड़ा गया था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन। किसकी सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री कौन था? महारानी थी इंदिरा गांधी। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा करों और प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व किसमें रखा जाता है? भारत की संचित नीति, भारत के आकस्मिक नीति, भारत के सार्वजनिक खाता, भारतीय रिजर्व बैंक। ये जो भारत सरकार को टैक्स मिलते हैं, कर मिलते हैं, कहाँ रखती है भारत सरकार? चलिए ऐसे बता देते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। संचित नीति अनुच्छेद 266। संविधान के अनुच्छेद 266 में व्यवस्था की गई है कि टैक्स जो भारत सरकार को मिलेंगे उसे संचित नीति में रखा जाएगा, और भारत सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं सबको जो पैसा दिया जाएगा, जो वेतन दिया जाएगा, इसी संचित नीति से दिया जाएगा। किस अनुच्छेद में? 266 में है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक 9 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एकदम से हलवा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, और यहाँ से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और 10 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? कह रहा है नहीं शब्द है, ध्यान रखना। कभी भी सवाल पढ़े और लास्ट में नहीं हो तो उसे अंडरलाइन कर लेना, तो भूल जाएंगे आप। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? डोगरी, राजस्थानी, सिंधी, मणिपुरी। सोचिए। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। राजस्थानी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं, हालांकि विवाद चल रहा है शामिल करने के लिए राजस्थानी को, भोजपुरी को, लेकिन अभी तक शामिल नहीं किया गया। कौन कौन है देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भी 22 भाषाएं हैं। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती। इसके अलावा डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, और इसके अलावा एक और भी है हिंदी, यहाँ पर लास्ट में। तो कुल 22 भाषाएं हैं। कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।